और इसीलिए सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में भी। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1870 to 1880। लिटन शेर अली को एक फेवरेबल ट्रीटी का ऑफर देते हैं, लेकिन अमीर अपने दोनों पावरफुल नेबर्स यानी कि रशिया और ब्रिटिश इंडिया के साथ फ्रेंडशिप चाहते थे। साथ ही दोनों में से किसी का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं होने देना चाहते थे। बाद में शेर अली काबुल में ब्रिटिश ऑनवॉय रखने से भी मना कर देते हैं, जबकि इससे पहले रशियंस को ये कंसेशन दे दिया गया था। इस बात से लिटन बहुत हॉर्न बजा रहे हैं भाई लोग, क्या बात है। और जब रशियंस अपना ऑनवॉय काबुल से विड्रॉ कर लेते हैं, तब लिटन अफगानिस्तान को इन्वेड करने का फैसला करते हैं। इन्वेजन की स्थिति में शेर अली भाग जाते हैं। इधर भी ट्रैफिक ज्यादा ही है। 1879 लोग बोलते हैं इधर ट्रैफिक कम रहता है, कहाँ कम है? याकूब खान के साथ ट्रीटी ऑफ गंदमक साइन करते हैं। गंदमक। इसमें डिसाइड होता है कि आमिर अपनी फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिशर्स की एडवाइस के अनुसार कंडक्ट करेंगे। काबुल में परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात किया जाएगा। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट फॉरेन एग्रेशन के अगेंस्ट आमिर को पूरा सपोर्ट देगी और एनुअल सब्सिडी भी देगी, लेकिन जल्द ही पॉपुलर प्रेशर्स के कारण याकूब को भी थ्रोन छोड़ना पड़ता है और ब्रिटिशर्स को काबुल और कांधार रिकैप्चर करने पड़ते हैं। अब्दुल रहमान नए अमीर बनते हैं। लिटन अफगानिस्तान को तोड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते और नेक्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड रिपन इस प्लान को फॉलो नहीं करते, बल्कि अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह ट्रीट करने की पॉलिसी अपनाते हैं। रशियन रेवोल्यूशन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अफगान्स फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। 1909 में अब्दुल रहमान के सक्सेसर बने हबीबुल्लाह की 1919 में हत्या कर दी जाती है और नए रूलर अमानुल्लाह ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ओपन वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। 1921 में ब्रिटिशर्स 1921 ब्रिटिशर्स और अफगानिस्तान फॉरेन अफेयर्स में अपनी इंडिपेंडेंस रिकवर कर लेता है। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह ब्रिटिशर्स की फॉरेन पॉलिसी उनके इंपीरियलिस्ट एम्बिशन से गाइडेड थी। सही बात है। एक तो वो किसी भी राइवल पावर जैसे कि रशिया या फ्रांस से अपने इंडियन एम्पायर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और दूसरा अपने मार्केट को भी एक्सपैंड करना चाहते थे। सही बात है, करना तो चाहते इन्हीं दोनों मोटिव्स के साथ वो फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए ये इंडियन रेवेन्यू और मैन पावर का यूज करते हैं। फिर चाहे अफगानिस्तान के साथ वॉर हो या फिर बर्मा के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट, इंडियन सोल्जर्स ही इनके लिए फाइट करते हैं और लाखों रुपए इन वॉर्स पर खर्च कर दिए जाते हैं। सिविल अपराइजिंग्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स 1757 to 1856। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बारे में तो हम सभी कुछ न कुछ जरूर जानते हैं, लेकिन उससे पहले भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह की कई आवाजें उठी थी, जिनके बारे में अक्सर लोगों को कम पता होता है। आज हम ऐसे ही कुछ रिवोल्ट्स एंड अपराइजिंग्स की चर्चा करने वाले हैं। ये रिवोल्ट्स देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर हुए थे। भाई इधर भी ट्रैफिक कम नहीं है। इन रिबेलियंस के 3 फॉर्म्स देखे जाते हैं: सिविल अपराइजिंग्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स और पेजेंट मूवमेंट्स। आज की वीडियो में हम पहले 2 यानी कि सिविल अपराइजिंग्स और ट्राइबल रिवोल्ट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिविल अपराइजिंग्स की। ब्रिटिश रूल के शुरुआती 100 सालों में यानी कि 1757 से 1856 के बीच हुए इन सिविल रिबेलियंस के पीछे कुछ कॉमन कॉजेस थे। सबसे पहले उनको समझते हैं। कॉजेस बिहाइंड द सिविल रिबेलियंस। दोस्तों, सिविल अपराइजिंग्स के पीछे सबसे बड़ा कारण इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू सिस्टम में ब्रिटिशर्स द्वारा तेजी से किया गया बदलाव था, जिसकी वजह से एग्रेरियन सोसाइटी पूरी तरह से उथल पुथल हो गई थी। उदाहरण के तौर पर लैंड रेवेन्यू रेट्स इतने हाई कर दिए गए थे कि पेजेंट्स और जमींदार दोनों ही परेशान थे। इसी तरह ब्रिटिशर्स ने नया जस्टिस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिससे जस्टिस न सिर्फ महंगा बल्कि लोगों से दूर हो गया था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होने